दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो इस टीम ने अपने फैंस को निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। मतलब इनके साथ तो वही सिचुएशन हो रही है कि आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी बावे। मतलब ये टीम 200 सवा 200 बनाने के इंटेंशन से मैदान में उतरती है, उसी अप्रोच के साथ बैटिंग स्टार्ट करती है और फिर बेचारों का हाल ये होता है कि 150 रन भी इनके स्कोर बोर्ड पे नहीं होते और पूरी की पूरी टीम पवेलियन चली जाती है। मतलब 2025 का साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। इनफैक्ट आईपीएल का ये सीजन शुरू तो उन्होंने बहुत ही हाई नोट पे किया था कि अपने पहले मुकाबले में ही 286 रन बोर्ड पे टांग दिए थे। तो सभी ये कहने लगे थे कि हैदराबाद इस बार 300 पार करेगा, 300 पार करेगा। ये जो 300 का बबल बना के जो हैदराबादी को झाड़ पे चढ़ा के रखा है ना लोगों ने, जिसके चलते बेचारे भ्रम में चल रहे हैं और उसी हिसाब से बैटिंग करते हैं और जहां 300 की सोच के साथ उतरते हैं और 150 भी स्कोर बोर्ड पे नहीं लगा पाते। मतलब यार इतनी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस हैदराबाद की तरफ से तो बिल्कुल भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। पर वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। और कहते हैं कि कोई चीज अगर आपसे एक बार हो जाए तो वो गलती कहलाती है, मगर अगर बार बार वही चीज हो रही है तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। अभी पैट कमिंस का हमने एक वीडियो भी देखा था जिसमें वो अपनी टीम से कह रहे थे कि एक दो इनिंग्स खराब गई तो क्या हो गया, हम अपनी अप्रोच नहीं बदलेंगे, हम बिल्कुल स्लो डाउन नहीं होंगे। तो भाई अगर आप अपनी अप्रोच नहीं बदलोगे ना तो ऐसे ही बड़े बड़े अंतरों से मैच हारोगे और पॉइंट्स टेबल में बॉटम पे आ जाओगे, प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं करोगे। भाई आप एक बड़ी टीम हो, आपको गेम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, गेम सिचुएशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप गेम जीत सकते हो। एक ही धर्रे पे अगर आप चलोगे तो हार के सिवा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो दूसरी तरफ उन्होंने पिछले मुकाबले में अपनी गलती से सबक लिया। जो गलती उनसे बैटिंग में पिछली बार हो गई थी, मैच सिचुएशन के इतर खेले थे, मतलब मैच सिचुएशन कुछ और डिमांड कर रही थी, पर ये तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने चले गए थे जिसके चलते वो मैच हार हार कॉस्ट करी थी उनको। उससे सबक लिया और आज गेम में बिल्कुल गेम की जो सिचुएशन थी, जो डिमांड थी, उसी हिसाब से खेले, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करी। सनराइजर्स हैदराबाद को हर डिपार्टमेंट में इन्होंने आउट क्लास कर दिया, फिर चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर तरीके से बढ़ चढ़ के ये मुकाबला जीता और पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह और सुदृढ़ कर ली है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईपीएल के मैच नंबर 15 की, जो कि खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की से कोलकाता टीम एक वो पहाड़ है जिसको चढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर चढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछले 5 मुकाबलों में 5 के 5 कोलकाता ने जीते हैं। इनफैक्ट आज की जो हार है सनराइजर्स हैदराबाद की 80 रनों से, वो उनके पूरे आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन की डिफीट है। इससे पहले जो मार्जिन था उनका वो था 78 रन जो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आया था, और अब आया है 80 रन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आया है। ये वही कोलकाता है जिसे 2024 के फाइनल में इनको हराया था, प्ले ऑफ्स में इनको हराया था, प्लस लीग मैच में भी इनको हराया था। पिछला जो आईपीएल का मुकाबला था इस वेन्यू पे, वो भी बहुत कांटे का हुआ था, क्लोज मैच गया था, 200 प्लस की चेस उसमें भी थी। पर उसमें जो सनराइजर्स हैदराबाद की अप्रोच थी वो अलग थी, ऑन द क्लासिक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एंड तक गेम ले गए थे। फिर वो हर्षित राणा का मैजिकल स्पेल जिसके चलते कोलकाता ने क्लोज मार्जिन से जीत हासिल करी थी। पर आज भी वेन्यू सेम, सिचुएशन सेम, 200 प्लस का टारगेट, ऑन द क्लासिक बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और मिला। बुरी तरह से 80 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मुकाबला हारा और पॉइंट्स टेबल में उनको इतना नुकसान हुआ होगा ना, इसका खामियाजा पता नहीं वो अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। पर एंड में जब बात नेट रन रेट की आएगी ना, उस कंडीशन में देखिएगा आप सनराइजर्स हैदराबाद को कितना दुख होगा कि यार हम इतने बुरे मार्जिन से मैच हारे क्यों। अगर मैच के नतीजे की आप बात करोगे तो 80 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबला जीत लिया है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान में निर्धारित 20 ओवर में, और सनराइजर्स हैदराबाद उसको चेज नहीं कर पाया। मात्र 120 रन पे उनकी पूरी की पूरी टीम सिमट गई। यहाँ पे 6 लिखा है, इसकी जगह पे 10 होना चाहिए। तो पूरी की पूरी टीम उनकी यहाँ पे सिमट गई और ये मुकाबला 80 रनों से कोलकाता नाइट राइडर्स हार गई। बात करें दोस्तों मैच के हवाले से, तो आज टॉस जीता सनराइजर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, और उन्होंने बोला कि हम करेंगे पहले गेंदबाजी। गेंदबाजी करी पर उसका अंजाम कुछ नहीं हुआ क्योंकि गेंदबाजी में कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी टीम से आई नहीं। और वहीं आप कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करोगे तो इतनी सेंसिबल बैटिंग आज इस टीम ने करी है ना, मतलब देखा जाए तो शुरुआत इनको भी कोई खास नहीं मिली थी। 16 रन पे इनकी भी 2 विकेटें चली गई, सुनील नारायण आउट हो गए थे, क्विंटन डिकॉक पवेलियन चले गए थे। मगर उसके बावजूद इस टीम ने जो सिचुएशन को हैंडल किया है, कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकिश रघुवंशी,
इन दोनों ने जो गेम अवेयरनेस दिखाई है और जिस तरीके से मतलब अपनी टीम को ले गए हैं एक ऐसी सिचुएशन से जहां पे एक टाइम पे लग रहा था कि यार कोलकाता के जल्दी 2 विकेटें गिर गई हैं, शायद ये 150 160 रन पे ढेर हो जाएगी, या फिर जैसे मुंबई के सामने इनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, शायद वही सिचुएशन फिर से करने में कामयाब हो जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद। मगर ऐसा नहीं हुआ। अजिंक्य रहाणे और अंकित रघुवंशी ने एक शानदार पार्टनरशिप बिल्ड करी, टीम को मोमेंटम प्रोवाइड किया। दोनों ने 81 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई सिर्फ 51 गेंदों में। जहां पे प्रेशर एब्जॉर्ब करना था इन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, जहां पे रिस्क लेना था चांसेस लेने थे चांसेस लिए, और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाया जहां से आने वाले बल्लेबाज उसको यूटिलाइज कर सके। अजिंक्य रहाणे ने आज एक कप्तानी पारी खेली, ताबड़तोड़ 27 गेंदों में 38 रनों की पारी, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। वही युवा अंकित रघुवंशी ने अपने करियर का आईपीएल करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया 32 बॉलों में, जिसे 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये तो नींव दोनों ने बना दी थी। उसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने उतरते हैं वेंकटेश अय्यर। अब वेंकटेश अय्यर पे बहुत बातें चल रही थी, मतलब कि इन्होंने इतने पैसे ले लिए हैं, उतने पैसे में खरीदा है, केकेआर ने बिल्कुल वेस्ट कर दिया है, वेंकटेश अय्यर ने ये कर दिया, वेंकटेश अय्यर ने वो कर दिया, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बट फैंस का गुस्सा भी लाजमी था, क्योंकि बोलते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब चल रहा था। 3 मैचेस में बिल्कुल भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, मगर आज परफॉर्मेंस आई और क्या खूब परफॉर्मेंस आई। मतलब 29 बॉलों में 60 रन, 7 चौके, 3 गगनचुंबी छक्के, 206 के स्ट्राइक रेट से आज इन्होंने जो अपनी कीमत है ना वो अदायगी कर दी होगी अपनी मैनेजमेंट को, कि भाई आपने मुझे रोक के कोई गलती नहीं करी है। 1-2 मैच टाइम लेता है इंजन गर्म होने में, पर उसके बाद मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और आज बड़े सेंसिबल तरीके से उन्होंने बैटिंग करी। आप इनका इनिंग उठा के देखोगे तो आते ही कोई मतलब हबड़ तबड़ में नहीं रहे, बॉल की मेरिट पे खेला, सिचुएशन पे खेला। और मैं आपको बताऊं कि 17 ओवर के आसपास शायद केकेआर का स्कोर 150 के अराउंड था, तो ये उम्मीद थी कि 3 ओवर में 180-81 तक ये टीम जाएगी, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने जो चार्ज किया है वहां से, जो एक्सीलरेटर पे उन्होंने पैर रखा है कि टीम सीधे 200 पे आगे खत्म करी है। तो वेंकटेश अय्यर की शानदार पारी रही, और इनका साथ ना रिंकू सिंह ने बखूबी दिया। इनको भी मतलब हल्के में ले रहे थे लोग, क्योंकि 3 मैच से इनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। और उसकी एक ये भी बात थी कि जल्दी बैटिंग आ रही थी। रिंकू सिंह को काफी हाई रेट किया जाता है ऐसे सिचुएशन के लिए, कि प्रेशर में खेलना, मतलब जब प्रेशर पड़ता है रिंकू सिंह के ऊपर तो इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा निखर के आती है, फिर चाहे वो टीम इंडिया के लिए हो या इनकी फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। सालों से काम रिंकू करके आ रहे हैं, और जिस मुकाम पे आज रिंकू हैं वो उन्होंने खुद ही अचीव किया है, अर्न की है ये पोजीशन, रेस्पेक्ट। तो 3 मैचेस से फ्लॉप हो रहे थे, मुंबई वाले गेम्स में भी गलत तरीके पे खेले, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। शायद उस मैच के बाद पूरा ड्रेसिंग रूम इकट्ठा आया है, सबने सोचा किसका क्या रोल है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पानी मारा होगा मुंह पे, बोला होगा भाई जागो, डिलेमा से जागो, ये नया साल है, आपको अपना चैंपियनशिप डिफेंड करना है। तो उसी तरीके से रिंकू सिंह के लिए वेंकटेश अय्यर जहां एक छोर पे रन बना रहे थे, वहीं कंधे से कंधा मिलाकर रिंकू सिंह ने साथ दिया। इससे फायदा ये होता है कि एक बैट्समैन में प्रेशर नहीं आता है। जैसे आपने चेन्नई वाला गेम देखा होगा, ऋतुराज गायकवाड़ को इतना प्रेशर आ गया कि एंड में बेचारे को विकेट थ्रो करके जाना पड़ा। तो रिंकू सिंह ने वो काम बखूबी निभाया। 17 बॉलों में 32 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का शामिल था इनकी पारी में, 188 के स्ट्राइक रेट के साथ। सोचिए रिंकू सिंह की ये हस्ती है कि आंद्रे रसल से ऊपर इनको भेजा गया, इतना भरोसा है इनकी टीम को इनके ऊपर। तो वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। एक बार अंकित रघुवंशी पे भी जरा बात कर ले। भाई ये युवा बल्लेबाज पिछले साल आया था एज एन इम्पैक्ट पर केकेआर की टीम में, और इस साल ना फुल मेंबर बन चुका है। मतलब प्लेइंग 11 में रघुवंशी का नाम होता है, और जो श्रेयस अय्यर की पोजीशन थी ना उसको बखूबी इन्होंने निभाया है और जस्टिफाई किया है। 3 मैचेस हुए हैं, 2 में कोलकाता, अब तो 4 हो गए, पर 3 मैचेस हुए थे जिसमें 2 में कोलकाता को हार मिली थी, 1 में जीत मिली थी। अब 4 में 2 हो गए हैं, तो 2 में जीत 2 में हार। पर चारों मुकाबलों में अगर आप देखोगे ना तो अंकित रघुवंशी का रोल बहुत ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। फेल चारों इनिंग में नहीं हुए, स्टार्ट इन्हें सब में मिला है। इसमें 50 का अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है, राजस्थान वाले मैच में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट आरसीबी वाले मुकाबले में भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था। तो 4 नंबर की पोजीशन थी, जो प्लेयर ये ढूंढ रहे थे क्योंकि श्रेयस अय्यर के शूज को फिल करेंगे, तो रघुवंशी ने वो काम बखूबी किया है। 50 रन बेहतरीन तरीके से बनाए, और ऐसे टाइम पे बनाए कि अपनी टीम को एक लॉन्च पैड तैयार किया, जो इनके ओपनर नहीं दे पाए थे वो रघुवंशी ने दिया। और फिर जिसको जो कैपिटलाइज है ना वो कैपिटलाइज किया इनके नीचे आने वाले बल्लेबाज, क्योंकि तो रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर। अगर उस समय रहाणे का साथ ये नहीं देते तो शायद इनकी टीम की सिचुएशन कुछ और होती, और एसआरएच हो सकता है फिर से गेम में आ जाता, तो ज्यादा दिक्कत हो जाती इन लोगों को। बट
ये था कि जो भी रहा सही रहा इनकी टीम के लिए। रघुवंशी की परफॉर्मेंस आई, प्लस साथ में आपके रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस आई, अजिंक्य रहाणे ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। और आज अजिंक्य रहाणे से हम इम्प्रेस सिर्फ उनकी बैटिंग से नहीं, उनकी कैप्टेंसी से भी हुए हैं। मतलब आप उस बंदे को सोचिए कि उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर है कैप्टेंसी का, कि डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, प्लस घर पे ही पहला मुकाबला हार गए आरसीबी से। फिर मुंबई गए, जो रहाणे का होम ग्राउंड है, वहां पे पिच पढ़ने में इनसे मतलब कामयाबी हासिल नहीं हुई, डिसीजन गलत ली, वहां टीम हारी। तो चैंपियन टीम का कैप्टन होना कोई आसान बात नहीं होती है। तो फिर आज के मुकाबले में ना, मतलब हर तरीके से पछाड़ा है इन्होंने एसआरएच से, चाहे अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस हो, बॉलिंग की परफॉर्मेंस हो, इनफैक्ट फील्डिंग से भी ना आज एसआरएच से 4 कदम आगे थे सनराइजर हैदराबाद से। क्या गजब की फील्डिंग आज इन्होंने करी है। और कैप्टेंसी में भी पैट कमिंस को कहीं ना कहीं आज इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब अगर आप एसआरएच की बॉलिंग में नजर डालोगे तो कुछ ज्यादा खास है नहीं बात करने को, क्योंकि किसी ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं कि जिसे हम कह सके कि भाई वाओ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद शामी ने 4 ओवर फेंके, 29 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया 7 पे इकॉनमी के साथ। कमिंस ने आज एक अच्छा काम किया कि खुद को स्टार्टिंग में लेके आया, नया बॉल खुद को कराने दिया, उसका बेनिफिट भी मिला। जो 1 विकेट जल्दी वो ले गए, बट उसके बाद इन्हें कोई भी विकेट नहीं आई है। 4 ओवर 44 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया 11 के इकॉनमी के साथ। सिमरजीत सिंह 4 ओवर 47 रन, 12 के इकॉनमी इनका भी है। जिशान अंसारी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी, फिर से इन्होंने इंप्रेस किया, 3 ओवर डाले, 25 रन देके 1 विकेट हासिल किया। हर्षल पटेल 4 ओवर 43 रन, 1 विकेट, 10.5 का इकॉनमी। कमिंडू मेंडिस 1 ओवर में 4 रन 1 विकेट। इन्होंने आज काफी इंप्रेस किया अपनी बैटिंग से भी, अपनी बॉलिंग से भी। बट है कि बैटिंग से थोड़ा प्रभावित तो किया। सबको पता है कि कमिंडू मेंडिस अच्छे प्लेयर है, रिदम में है, फॉर्म में है, बट पहला मैच था, उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनको जीवन दान भी मिला था, बट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। पर इसमें एक चीज दोस्तों देखने वाली ये है कि हम सब ब्लेम कर रहे हैं एसआरएच की बैटिंग को, कि एसआरएच ने ऐसा कर दिया, फ्लॉप हो गया टॉप ऑर्डर, ईशान किशन ने ये किया, इसने वो किया। बट आप गौर करोगे तो इनकी बॉलिंग में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नहीं आ रही है। राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 280 प्लस का टारगेट उनको दिया था, पर वो टीम भी 230 के आसपास पहुंच गई थी। बहुत कुटाई लगाई थी इनके बॉलर्स की। उसके बाद जितने भी मैच हुए, चाहे एलएसजी का आप मैच देख लो, उसमें भी 170 के आसपास पहुंच गए थे। पर उस टारगेट को भी 16 ओवर में ही एलएसजी ने चेस कर लिया बिल्कुल कंफर्टेबली, वहां भी इनके बॉलर फ्लॉप रहे। और आज के मैच में 2 विकेट जल्दी लेने के बाद भी इन्होंने सामने वाली टीम पे जो प्रेशर बनाया था वो वहां से रिलीज किया और उस टीम को गेम में आने का मौका दिया। तो बॉलिंग इनकी बिल्कुल खास नहीं है। सब ब्लेम बैटिंग को कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बॉलिंग ने भी इस टीम को बहुत ही ज्यादा निराश किया है। आई होप कि बैटिंग पे तो काम करे ही करे ये टीम, बॉलिंग पे भी अपनी निगाह बना के रखे होगी। अब जरा बात करते हैं रन चेस की। तो जब 200 का टारगेट लगा तो हम सब ने सोचा था चलो फिर से वही पिछले साल वाली सिचुएशन बन गई। अब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आएंगे, ताबड़तोड़ एक ओपनिंग स्टैंड देंगे, 3 नंबर पे एक ईशान किशन का एड ऑन हुआ है, फिर नीचे ऑनली क्लासिन होंगे, बेहतरीन रन चेस देखने को मिलेगा। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। ये टीम आई तो रन चेस करने, पर कुछ कर नहीं पाई, बिल्कुल फुसकी बम निकली। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है तो वो जाता है दोस्तों वैभव अरोड़ा को। उस पर बात करके पहले स्कोर कार्ड पर नजर मार ले तो ट्रेविस हेड ने 2 बॉल खेली, 1 चौवा लगाया, वो भी हाफ हार्टेड शॉट था, और इन्होंने 4 रन बनाए और ये शिकार हो गया वैभव अरोड़ा का। अभिषेक शर्मा पूरे सीजन फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, हालांकि आए थे अच्छी फॉर्म में, बट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लग रही है। रन इनके बैट से आ ही नहीं रहे हैं, मात्र 2 रन पे ये हर्षित राणा का शिकार हुए। ईशान किशन पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद इनके बैट से भी सिंगल डिजिट स्कोर ही निकले हैं, ये भी शिकार हुए। वैभव अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी इनसे बहुत उम्मीदें हैं टीम को, पर जो शॉट मार के आउट हुए, चाहे आप पिछला मैच देख लो चाहे ये मैच देख लो, वो शॉट दोस्तों इनसे उम्मीद थी नहीं और वो शॉट वहां पे बनता था नहीं। फिर उन्होंने भी अपनी विकेट गंवाई, 19 रन पे थे। कमिंडू मेंडी ने थोड़ा प्रभावित किया, चार्ज किए, अच्छे शॉट लगाए, 2 छक्के लगाए, रसल को चौवा भी लगाया, बट उसके बाद वो सुनील नारायण के हाथ की बॉल पर शिकार हुए और अपनी विकेट दे गए। ओनली क्लासिक लग रहा था कि कुछ करेंगे, कोशिश करी मारने की, पर यार देखो पिच जो थी ना, ये 200 वाली थी नहीं। केकेआर बहुत अच्छा बैटिंग कर गया, प्लस एसआरएच की बॉलिंग में उतनी अच्छी बॉल नहीं कराई, जिसके चलते यहाँ पे 200 बने। ये पिच थी 160 से 170 वाली, तो 160 से 170 का कहीं स्कोर होता तो शायद एसआरएच जीत जाता, पर 200 का टारगेट पिच के लिहाज से बहुत ज्यादा हो गया था। तो 33 रन पे क्लासिन आउट हुए, अरोड़ा का शिकार वो भी हुए। अनिकेत वर्मा 6 रन, आज कुछ कर नहीं पाए। पिछले मैच के स्टार परफॉर्मेंस में पैट कमिंस 14, हर्षल पटेल 3, सिमरजीत सिंह 0 और मोहम्मद शामी 2। तो कुल मिला के ये पूरा बैटिंग ऑर्डर रहा इनका। कुछ खास प्रदर्शन आया नहीं इनकी बैटिंग की तरफ से और निराश ही किया इस पूरी की पूरी बैटिंग ने।
मतलब उम्मीद जो लगा के रखते हैं ना इनके बैट्समैन से कि यार इतने हैवी बैटिंग लाइनअप है, इतना एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है, ऊपर से आप नाम लेना शुरू करोगे तो चाहे ट्रेविस हेड की आप बात करो या बात करो अभिषेक शर्मा की या ईशान ईशान किशन की, किसी भी की बात करो, सब ने निराश किया है। थोड़ा बहुत अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो है कमिंडू मेंडिस, श्रीलंका ऑलराउंडर हैं और रिसेंटली अपनी टीम के लिए काफी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। आज ये थोड़ा सा लगे कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, इनको एक दो मैचेस में चांसेस शायद और मिले, और आज एक मौका भी था हीरो बनने का, और बैट से इनके रन आ रहे थे, 27 रन इन्होंने बनाए 20 गेंदों में, इसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है 135 के स्ट्राइक रेट से। तो कहीं आज ये साथ दे देते ओनली क्लासिन का, या इनका साथ नीतीश रेड्डी दे देते, थोड़ा लंबा चले जाते, 60-70 रन की एक पारी खेलते, तो भले इनकी टीम जीतती नहीं, पर ये जो 80 रन का डिफीट है ना, उससे कहीं ना कहीं ये टीम उबर जाती है। मतलब थोड़ा सा इस टीम को दिमाग में ये रखना चाहिए था कि चलो मैच हम हार रहे हैं, हमारे 6-7 विकेट गिर गए, यहाँ से हम जीतेंगे तो नहीं, पर एटलीस्ट आप 20 ओवर खेलने की तो स्ट्रेटजी बनाते। जो मैच आप 80 रन से हारे हो, शायद वो 40 से हारते, 35 से हारते, तो शायद आगे चल के जब गेम में आपका पॉइंट स्टेप प्लेऑफ की बात आएगी, रन रेट आएगा, रन रेट आएगा, जो आपका इतना माइनस में जा चुका है, आप टेबल में लास्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत ना आती। तो यहाँ गेम अवेयरनेस की कमी मुझे इस टीम में लग रही है, क्योंकि भगवान जाने किस डिलेमा में है। देखिए 24 पे जो आपने किया वो किया, जरूरी नहीं वो काम आप 25 में कर लो, नया साल है, टीमें बदली, अब कब समझेंगे। तो भाई बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं डगआउट में, अब क्या हम तो यहाँ से बोल ही सकते हैं। बात करें ऑन द क्लासिन की तो कोशिश इनने करी, 33 रन बना 21 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के, 157 के स्ट्राइक रेट के साथ ही खेले, पर शिकार हुआ वैभव अरोड़ा का। पर यार देखिए लग इस क्लासिन भी उस फॉर्म में रिदम में लग नहीं रहे जिस रिदम के लिए ओनली क्लासिन जाने जाते हैं, जिस रिदम में पिछले साल खेल रहे थे वो क्लास लग ही नहीं रही है कहीं से एसआरएच की टीम की। ट्रेविस हेड ने शुरू में 1-2 मैचेस में रन बनाए, वो थोड़े से रिदम में लग रहे थे, पर वो शिकार हुए वैभव अरोड़ा का। वो मैचअप था, सबको पता था, उसके पीछे भी कहानी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्लासिन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि क्लासिन मतलब उस रिदम में नहीं लग रहे हैं कि जहां 29 बॉल में 60-65 रन की पारी आई थी पिछले साल, इस साल देखिए आप 21 बॉलों में मात्र 33 रन, जिसमें सिर्फ 2 चौके और 2 छक्के। तो जो क्लासिक 220-230 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए आते थे, वो इस बार वो भी 57 पे खेल रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। हैदराबाद की टीम में बैट्समैन को खासकर बैठना चाहिए और थोड़ा बहुत कुछ अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि गलती ये कहाँ पे कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा नजर डाल लेते हैं केकेआर की बॉलिंग पे। बॉलिंग परफॉर्मेंस आज कमाल की रही है, इनफैक्ट कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी रही, जिस तरह से रहाणे ने अपने बॉलरों को चलाया और बॉलरों ने भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। सबसे पहले बात करेंगे वैभव अरोड़ा की, मैन ऑफ द मैच, मतलब मैन ऑफ द मोमेंट। 4 ओवर डाले जिसमें एक मेडन ओवर इन्होंने डाला, 29 रन दिए मात्र और 3 विकेटें हासिल किए 7.20 की इकोनॉमी से। और 3 विकेटें कोई छोटी मोटी विकेटें नहीं है, बड़ी विकेटें हासिल करी। पहली विकेट तो ट्रेविस हेड को 4 रन पे आउट किया। एक कहानी ये है कि ट्रेविस हेड को उन्होंने 2024 का फाइनल था उसमें भी 4 रन पे आउट किया था। मतलब ट्रेविस हेड को ये परेशान करने वाले मुझे पहले बॉलर दिखे जो ट्रेविस हेड को वाकई में परेशान कर रहे हैं। तो हर इनको तो टीम इंडिया में ले आना चाहिए, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हो इनको सामने लगा दो। कहने को तो वैभव अरोड़ा एक सीम बॉलर है, स्विंग बॉलर है, जो कि पावर जैसे भुवनेश्वर कुमार हैं, बट इन्होंने इस बार ना अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट लाया है और उन्होंने अपने तर्कश में और 3 ऐड किए। आज के मैच में ये हमको स्लोवर रन्स डालते हुए दिखे, कटर्स डालते हुए दिखे, बॉल वेरी करते हुए दिखे, और इंटरव्यू में भी इन्होंने बताया कि पिच में जो थी थोड़ी सी ग्रिप थी। तो हमने कहा कि देखिए स्टीम और स्विंग उतना नहीं हो रहा है, पर बॉल रुक रहा है, ग्रिप कर रहा है, तो उसकी वजह से हमने कटर का यूज किया और जिसका हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला और हम इतने विकेट लेने में कामयाब हो गए। एज अ बॉलर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा कि जहां पे सिचुएशन हमें अलाउ नहीं कर रही है सीम स्विंग के, तो वहां हम अपनी लेंथ में वेरिएशन करें, कटर डालें। तो सेंसिबल स्टेटमेंट है, सेंसिबल थॉट प्रोसेस है, जिसका नतीजा इस बंदे की मेहनत में मिला। एज एन, और सबसे बड़ी बात यह कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में आते, तो सोचिए आप पूरे टाइम डगआउट में बैठे हो, देख रहे हो, और आपको पता है कि आप एज इम्पैक्ट प्लेयर जाओगे और जाते ही आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो वो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है। और पिछले साल से जब से टीम में एज इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे, टीम को परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इतना अच्छा कर रही है। एक चीज मैं और बताऊं कि इस टीम के साथ ना ये चैंपियन टीम अब भी है, जैसी टीम पिछले साल थी ना, लगभग वैसी ही टीम है। देखिए श्रेयस अय्यर तो चले गए, पर उनकी जगह ले लिया अंगकीश रघुवंशी ने। थोड़ा सा मसला बस इनका ऊपर है कि फिल सॉल्ट की कमी डिकॉक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज बॉलिंग इनके पास पूरी पक्की है, जैसी पिछले साल थी सेम वैसी है। बॉलिंग में बहुत दम है, कहीं अगर ये टीम किसी भी टीम के सामने को 70 या 180 का टारगेट दे देती है ना, तो चाहे कितनी अच्छी टीम हो उसको ऐसी तैसी उसकी कर देगी, उसको परेशान करने में कामयाब हो जाएगी।
उसके बाद बात करें दोस्तों हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, 3 ओवर डाले, मात्र 15 रन देके 1 विकेट हासिल किया। तो अब बात चली रही है तो जरा नजर डाल लेते हैं वैभव अरोड़ा की परफॉर्मेंस पे। मैन ऑफ द मूवमेंट है जो, इनकी परफॉर्मेंस पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है। 4 ओवर में 3 विकेट, 29 रन, 7.2 के इकोनॉमी के साथ। मतलब यार अरोड़ा जी तो कमाल ही कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना, एक आउट ऑफ द सिलेबस बॉलर आ जाता है, क्योंकि इनको हल्के में ले जाती है टीम। टीमों ने तैयारी करी होती है सुनील नारायण की, वरुण चक्रवर्ती की, हर्षित राणा की, स्पेंसर जॉनसन की, बट ये क्या है कि डिसेंट से बॉलर है, गोलू मोलू टाइप के होते हैं। अरे यार हाँ, 1-2 ओवर ही तो डालेगा, 1-2 ओवर तो डालेगा। पर ये छुपे रुस्तम निकले, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया कि अब भाई 1-2 ओवर नहीं, डेथ में भी कराते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कराते हैं, और कटर्स और स्लोअर वंस का भी बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, सही लाइन और लेंथ पे बॉल डालते हैं। ये और हर्षित राणा सामने वाली टीमों के लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में मिचेल स्टार्क हो, ये टीम मिचेल स्टार्क के बिना भी बहुत खतरनाक है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले सीजन भी मिचेल स्टार्क शुरू के फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ही फायर नहीं किए थे, इनफैक्ट 1-2 मैच में ड्रॉप भी किए गए थे। एंड में हालांकि रिदम उन्होंने पकड़ी थी, लेकिन एंड तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान था उसमें वैभव अरोड़ा का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की। तो चक्रवर्ती साहब भी इस टूर्नामेंट में फॉर्म में दिख नहीं रहे थे। आज 4 ओवर में 3 विकेट झटके, 22 रन देके 5.50 के इकोनॉमी के साथ। तो आज लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती ने रिदम पकड़ी। हालांकि पिच में हेल्प थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हेल्प नहीं थी, पिच में भी हेल्प की और उसका बखूबी फायदा उठाया। और क्यों ना उठाएं, आप बॉलिंग टीम से हो, सामने इतनी बड़ी बल्लेबाजी है तो आपको फायदा उठाना है। तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया आज वरुण चक्रवर्ती ने भी, उन्होंने भी 3 विकेट झटके। उसके अलावा हर जिसके हाथ में बॉल लगी उसने विकेट झटकी। आंद्रे रसल ने भी कमाल किया आज, मतलब 1.4 ओवर में 2 विकेट और 21 रन दिए। रसल के साथ सिचुएशन ये है कि ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये पिटते बहुत हैं, बट मैन विद अ गोल्डन नाम है। अगर रसल आए हैं बॉल डालने तो 99% चांस होता है कि रसल को विकेट मिलेगा। उसका रीजन ये होता है कि कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है ना कि वो फंसा के रखती है। तो जैसे रसल बॉलिंग करने आते हैं तो सामने वाले बैट्समैन को ना एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो सोचते हैं कि 6th बॉलर है, ओवर निकालने के लिए आया है। पर रसल प्रॉपर बॉलिंग डालते हैं और विकेट लेके ही जाते हैं। ये रसल के साथ थोड़ा सा ट्रिविया जुड़ा हुआ है। तो आंद्रे रसल मैन विद अ गोल्डन आर्म है, तो अगर वो आएंगे तो विकेट जरूर झटक के जाएंगे, बेशक रन कितने देते हैं। एक आधा कोई खराब दिन हो जिसमें उनको विकेट ना मिले, अदरवाइज आंद्रे रसल विकेट लेके जाते हैं। इस मैच से एक चीज और देखने वाली हमें समझ में आई कि केकेआर आप देखिए ना कितना दिमाग लगाया। जब वो बैटिंग कर रहे थे उनके 2 विकेट 16 पे गिर गए थे, तो वहां पे क्रम्बल हो सकते थे। ये सोच सकते थे कि भाई सामने वाली टीम में इतनी बड़ी टीम है जिसमें ईशान किशन है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, क्लासेन है, नीतीश रेड्डी है, निकेत वर्मा है। तो वो ना बोलते हैं कि स्क्वाड पे जाके ऑन पेपर जाके ना उसमें पैनिक कर सकते थे, अंडर प्रेशर आ सकते थे। पर उन्होंने सेल्फ बिलीव रखा, खुद पे भरोसा रखा। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई ऐसा कोई हुआ नहीं है, सामने जो टीम है वो खेलने आई है, वो भी प्लेयर्स हैं, हम उनको रोकेंगे, 200 पे ही रोकेंगे। अदरवाइज दूसरी टीमें होती तो वो ये सोच के चली जाती कि यार नहीं, सामने इतनी बड़ी लाइनअप है, 225 तो करने ही करने, 230 तो करने ही करने। तो उस कंडीशन में 150 भी नहीं बनते, जो गलती इनसे मुंबई इंडियंस वाले मैच में हुई। इस बार इन्होंने क्या किया कि एसएस की कंडीशन, सिचुएशन को पढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़े। जब 14-15 ओवर तक आ गए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, उसके बाद उन्होंने रिस्क लेना चालू किया और रिस्क उनके फेवर में गया। तो मैच नंबर 15 कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है 80 रनों से, और टूर्नामेंट में एक और जीत दर्ज कर ली है और आगे की तरफ बढ़ गए हैं। वही सनराइजर्स हैदराबाद को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सोच विचार की जरूरत है कि भाई बहुत चीजें गलत हो रही हैं इस टीम के साथ। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब हैदराबाद आएगी तो हमें निराशाजनक प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस आज के मैच का। मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।